ऐतिहासिक जीत लगभग सुनिश्चित करने वाली है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है। 3 दशकों का अगर बीएमसी की हम यहां पर बात करें तो 3 दशकों का शासन रहा है ठाकरे परिवार का बीएमसी पर, उसे पूरी तरीके से बीजेपी ने यहां पर खत्म कर दिया है। ओवैसी के जो आक्रामक भाषण थे वो लगभग काम आते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन 4 वार्डों में एआईएमआईएम की जीत हुई है। दूसरी तरफ एनसीपी का जो अजीत पवार की पार्टी है उसका सुपड़ा यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं का जो रुझान है वो लगभग सामने आ चुका है और इसमें महायुति, जिसके अंदर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट है, ये ऐतिहासिक जीत लगभग सुनिश्चित करने वाली है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक के बाद एआईएमआईएम ने एक के बाद एक जो तमाम रैलियां की थी और ओवैसी के जो आक्रामक भाषण थे वो लगभग काम आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी पार्टी से भी एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आना ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और एआईएमआईएम ने कितनी सीटें ली है, वहीं एनसीपी, अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके कितने सीट हैं, इस पर तमाम चर्चाएं करने वाले हैं। इसको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी है। सुमित, महाराष्ट्र में एनसीपी, अजीत पवार वो एक तरीके से उनका गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में ऐसी बड़ी पार्टी को पछाड़ते हुए एआईएमआईएम आगे निकल गई है और उनके कैंडिडेट्स ज्यादा जीत कर आ रहे हैं। ये क्या है समीकरण पूरा? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि जिस तरीके के नतीजे इस बार बीएमसी चुनाव के आए हैं और 29 नगर पालिकाओं का जिसका जिक्र आपने यहां पर किया आदर्श, उसमें बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है। और 3 दशकों का अगर बीएमसी की हम यहां पर बात करें तो 3 दशकों का शासन रहा है ठाकरे परिवार का बीएमसी पर, उसे पूरी तरीके से बीजेपी ने यहां पर खत्म कर दिया है। और हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी जो अभी तक छोटे भाई के रोल में रहती थी महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, वहां पर अब बीजेपी जो है निकलकर सामने आ चुकी है, फ्रंट फुट पर आ चुकी है। और अब जो है शिवसेना शिंदे की बात करेंगे तो वो अब कहीं ना कहीं शैडो में दिखती है और दूसरी तरफ एनसीपी जो है वो पूरी तरह से शैडो में है। और अगर बीएमसी के अंदर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो वहां पर भी एनसीपी, अजीत पवार को बड़ा झटका है। शिंदे जो हैं वो अब बीजेपी के साथ जाकर भले ही बेहतर स्थिति में दिखते हैं, लेकिन वो भी अब सेकंड लाइन में खड़े हुए दिखते हैं। और दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स का शासन पूरी तरह से बीएमसी से समेटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आपने देखे थे उसके बाद एक और झटका यहां पर ठाकरे ब्रदर्स के लिए बीएमसी में, आप सीधे तौर पर यह मानिए जिस तरीके के नतीजे यहां पर सामने आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले, जिसका आदर्श ने भी यहां पर जिक्र किया, जो नतीजे हैं वो हैं एनसीपी के लिए और एआईएमआईएम, जो एक बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई इस वक्त नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आपने देखा कि किस आक्रामक तरीके से इन नगरपालिका के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एग्रेसिवली जो हैं वो तमाम रैलियां करते हुए नजर आए, अपने कैंडिडेट के समर्थन में वो वोट मांगते हुए नजर आए। और जितना एग्रेशन आपको विपक्ष की तरफ से नजर नहीं आया, बाकी जो पार्टियां हैं, मसलन उसमें कांग्रेस की ओर से जो एनबीए के जो महाविकास अघाड़ी के जो तमाम कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से नजर नहीं आया, उससे ज्यादा एग्रेशन जो है वो लगातार ओवैसी की तरफ से यहां पर नजर आया। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से नजर आया, जो लगातार वहां पर अपने कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगने जो है अलग अलग रैलियां करते हुए अलग अलग जगहों पर यहां पर नजर आए हैं। उसका असर क्या हुआ है? असर यह है कि बहुत ही टेक्निकली एआईएमआईएम ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। 227 सीटें यहां पर बीएमसी की जो है कुल ओवरऑल यहां पर सीटें थी और उसमें 114 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन एआईएमआईएम ने उन तमाम सीटों को यहां पर चुना जहां पर उनके कैंडिडेट मजबूत थे, जहां उनका जो कैडर बेस है, जो उनका जनाधार था वो जहां पर मजबूत था। तकरीबन 10 से 15 सीटों को टारगेट किया गया और उन पर जो, क्योंकि प्रमुख चेहरा असदुद्दीन ओवैसी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो लगातार वहां पर कैंपेन करते हुए दिखे। और उसका नतीजा यह है कि 2017 में जहां पर एआईएमआईएम के समर्थन वाली 2 सीटें उनके खाते में गई थी, इस बार उनके खाते में तकरीबन 4 सीटें अलग अलग वार्ड में यहां पर जाते हुए दिख रही हैं, जिसमें वार्ड नंबर 145 हो, वार्ड नंबर 136 हो, वार्ड नंबर 137 हो और वार्ड नंबर 134। ये वो तमाम सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं और ये इन तमाम सीटों पर एआईएमआईएम का जो कब्जा है वो यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और तकरीबन 4 सीटों पर एआईएमआईएम अपनी उपस्थिति बीएमसी चुनाव में दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। इसमें वार्ड नंबर 134 की अगर हम बात करें तो महजबीन खान हैं, जो महजबीन अतीक अहमद खान,
एएमआईएम की तरफ से यहां पर ये पहली जीत एआईएमआईएम की होगी। इसके अलावा वार्ड नंबर 145 में खैरनिसा अकबर हुसैन हैं और इसके अलावा वार्ड नंबर 136 से जमीर कुरैशी हैं और वहीं वार्ड नंबर 137 से समीर पटेल जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो इस बार अपनी जीत यहां पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इन 4 वार्डों में एआईएमआईएम की जीत हुई है। दूसरी तरफ एनसीपी का जो अजीत पवार की पार्टी है उसका सुपड़ा यहां पर साफ होता हुआ दिख रहा है। वो अजीत पवार जो इस बार बीएमसी चुनाव के अंदर पूरी कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर से स्थितियां जो हैं वो बेहतर हो जाएं और इसके लिए शरद पवार के करीब जाने की भी उन्होंने कोशिश की। ये भी मैसेज देने की कि महायुति का साथ छोड़ा और वहां से जो है कुछ समर्थन मिले और जो सीटें हैं वो कुछ यहां पर रिजर्व हो जाए। लेकिन बीएमसी के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और जो हमने कहा कि बीएमसी चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में इस वक्त एआईएमआईएम ज्यादा वार्ड जीतकर, ज्यादा सीटें जीतकर एनसीपी से बड़ी पार्टी यहां पर बनती हुई दिख रही है। यानी एआईएमआईएम जो है वो एनसीपी, क्योंकि अगर आप क्षेत्रीय लिहाज से समझेंगे, एआईएमआईएम का वर्चस्व जो है हैदराबाद के अंदर ज्यादा माना जाता है, तेलंगाना के अंदर ज्यादा माना जाता है। हैदराबाद सीट के ऊपर एआईएमआईएम को टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार किस तरह की कोशिश की गई। विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमने पूरा जो कैंपेन वहां पर देखा है, लेकिन वहां पर टक्कर देने में बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको भी पसीने आ गए और जो असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। वही असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग राज्यों के अंदर जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो भी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर टक्कर दे रहे हैं। आप बिल्कुल बिहार की आप वहां पर बात कीजिए, बिहार में आखिर किस तरीके से कई सीटों पर न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि कई सीटों पर कई कैंडिडेट्स को हरवाने में अगर सबसे ज्यादा हाथ रहा है तो आरजेडी से भी बड़ा, आरजेडी से भी ज्यादा नुकसान कई सीटों पर जो है वो एआईएमआईएम ने करवाया है। वहां पर सबसे बड़े गेम चेंजर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर हुए हैं, मुस्लिम बहली जो कुछ सीटें हैं, क्योंकि आप ये तय मानिए कि एआईएमआईएम के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने ये चीजें पूरी तरीके से डिलीवर कर दी और खासतौर पर युवाओं को। हम इसे लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर मुस्लिमों के हितों को लेकर कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा बात कर रही है तो वो एआईएमआईएम है। ये पूरी तरह से डिलीवर करने में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कामयाब रहे हैं और वो उन्होंने यहां पर भी किया। बिल्कुल यही कारण है कि उनको पता था कि उनका जो वोट बैंक है वो कौन से एरिया में है, उन्होंने उसी को टारगेट किया और वो जो टारगेट था उसको अचीव करने में वो सफल भी नजर आ रहे हैं। आपने कैंपेन की बात कही, हमने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद कैसे महाराष्ट्र में एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे, उस रैली में किस तरीके से कितने आक्रामक अंदाज में वो अपील कर रहे थे और एक तरीके से अपने वोटर को बांधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार जो है उनको वो एक बहुत बड़े फेस है महाराष्ट्र में, लेकिन क्या वो उतनी मुखरता से सामने आए? बिल्कुल नहीं, अपने वोट बैंक को बिल्कुल नहीं। और आप याद कीजिए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के वो बयान जिसमें उन्होंने अजीत पवार का बकायदा नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर सीधा अटैक किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार जो हैं वो इस वक्त अगर राज्य की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं में से एक है। बकायदा उन्होंने मेंशन किया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अकबरुद्दीन, जिनमें उनका नाम भी आया था। बिल्कुल, अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके से, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरीके से जो है वो अटैक किया था और ये अजीत पवार पर बड़ा हमला किया था। बड़ी ये जो हम वीडियो दिखा रहे हैं इसमें हमारा ये मकसद बताना कि एनसीपी से बड़ी पार्टी बीएमसी के अंदर एआईएमआईएम आखिर जो बनती हुई दिख रही है उसकी वजह भी यही है। अजीत पवार को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते रहे, लगातार वो टारगेट करते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। ठीक है, एनडीए के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो है वो हर किसी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अजीत पवार को टारगेट करना, उनके वार्डों में सीधे जाकर चुनौती देना और उन वार्डों में जीत हासिल करना, यह सीधे तौर पर बताता है कि एआईएमआईएम ने उन पर्टिकुलर चुनिंदा सीटों पर न सिर्फ चुनौती ली, चुनौती जो है सामने दी और उस पर जीत भी दर्ज की और इसलिए 4 वार्ड जो हैं वो जीत के तौर पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर एक एआईएमआईएम के लिए एक बड़ी जीत जो है वो यहां पर मानी है और एनसीपी को बड़ी टक्कर यहां पर एआईएमआईएम ने दी है और बड़ी पार्टी बीएमसी में बनकर उभरी। ये जो रुझान सामने आए हैं सुमित, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसीपी और अजीत पवार जो है वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने में नाकामयाब रहे हैं और अब पार्टी का जो अस्तित्व है महाराष्ट्र के अंदर, पहले विधानसभा में भी खास वो निकलकर सामने नहीं आए, बीएमसी से तो उनका सुपरा ही साफ हो गया है। इसके बाद अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो एनसीपी के अस्तित्व पर, अब वो अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एआईएमआईएम जो कि दूसरे
स्टेट में उनका वर्चस्व है, वो पार्टी यहां पर आकर आपसे ज्यादा सीटें जीत जाती है, तो फिर आप भाई आप क्या कर रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व की ये लड़ाई मानी जा सकती है कि अब वो अपनी पार्टी को बचाए रखे, अपने उनका जो कैडर है उसको समेट कर रखे, ताकि आगे की रणनीति और पार्टी को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब वहां महाराष्ट्र में एनसीपी और अजीत पवार का रोल क्या रह जाता है और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं।